Hello, my dear students. I welcome you all to the online platform of Avon Banking classes. I hope everything is audible and visible. आज के सेशन में हम लोग टेस्ट का डिस्कशन आप लोगों से करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आज के टेस्ट में देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में पैसेज आपको गिवन है। पैसेज आई होप आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। जहां पर रिक्वायर्ड होगी मैं पढ़ के बताऊंगी, रिक्वायरमेंट होगी। बाकी हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपसे बेसिक डेफिनेशन पूछी गई है, व्हाट इज ए हीट वेव। अब ऑप्शंस देखो, व्हाट इज ए हीट वेव, और आपको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर करना है ना। अ पीरियड ऑफ टेम्परेचर अबव 97% ऑफ द रीजन्स यूजुअल टेम्परेचर दैट लास्ट एटलीस्ट 3 consecutive days. A period of excessively hot weather which is accompanied by high humidity. A period which has seen consecutive occurrence of rapid and intense thunderstorms that produce heavy rain due to excessive heat in the region. Both B and C and all of these. ये आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। अब जैसे ही आपको यहाँ पर 97% और 3 consecutive days लिखा हुआ दिखाई दे, अगर आपने पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा है तो आप डायरेक्टली इस डेटा पर जा सकते हैं कि अगर आप देखो तो 97% और 3 consecutive days आपको कहां पर लिखा हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है या फिर ये ऐसा कुछ है ही नहीं, तो बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर आप इस लाइन को पढ़ो, क्या लिखा है, वी डिफाइंड अ हीट वेव एज एक्सट्रीम डेली टेम्परेचर्स अबव द 97th percentile फॉर द एरिया फॉर एटलीस्ट 3 consecutive days। और यही जो है या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब आप पहले वाले का सही आंसर अगर देखते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो 31st का द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आई होप दिस इज क्लियर। बाकी की चीजें अगर आप एक बार स्कैनिंग भी करोगे तो आपको दिखेगा अ पीरियड ऑफ एक्सेसिव हॉट वेदर विच इज अकम्पनीड बाय हाई ह्यूमिडिटी नहीं होगा। जब पीरियड ऑलरेडी 3 days लिखा हुआ है तो फिर बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। आप कॉमन सेंस से भी इस चीज को देख सकते थे, है ना। तो अभी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 32 क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब 32 क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट थीम ऑफ द गिवन पैसेज। आपको दिख रहा है शुरू से एंड तक कि थीम आपकी क्या है। आप एक बार पढ़ो, द डिवास्टेटिंग इंपैक्ट ऑफ हीट वेव्स, ये इसकी सही थीम होगी। द इनेबिलिटी ऑफ द एज ओल्ड टेक्नोलॉजीज टू सस्टेन एंड प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी फ्रॉम द हीट वेव्स, द इनेबिलिटी ऑफ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू properly adapt to heat waves owing to a lack of resources, the efforts and measures of the global bodies to protect poor countries from chronic heat waves, है ना। इसको देखना है कि 32 का सही आंसर कौन सा होगा। तो 32 का अगर आप आंसर देखते हैं तो आप देखो डिवास्टेटिंग इंपैक्ट ऑफ हीट वेव्स आपका बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर हम देखें इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो आपको एक बात समझ में आएगी कि लिखा हुआ है कि कुछ वेल्दी कंट्रीज जो है वो मेजर्स ले पाती हैं, लेकिन कुछ दूसरी पुअर कंट्रीज हैं जहां पर मेजर्स नहीं हो पाते हीट वेव्स से लड़ने के लिए लोगों के पास में। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ये हो जाएगा, द इनेबिलिटी ऑफ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू प्रॉपर्ली अडेप्ट टू हीट वेव्स ओविंग टू अ लेक ऑफ रिसोर्सेस। लेक ऑफ रिसोर्सेस के कारण कुछ कंट्रीज हीट वेव से लड़ने के साधन नहीं दे पाती अपनी जनता को। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो 32 का कौन सा आंसर सही है बेटा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, 33 देख लो, What is the difference between wealthy and poor countries in managing heat waves? जो बात मैंने अभी बोली वही वाली बात यहाँ पर है। क्या डिफरेंस है हेल्दी और वेल्दी और पुअर कंट्रीज के बीच में। तो अगर देखा जाए, देखो एडेप्टेशन मेजर्स क्या है, वेल्दी कंट्रीज में कूलिंग सेंटर्स होते हैं, होम कूलिंग टेक्नोलॉजी होती है, अर्बन प्लानिंग होती है, डिजाइन फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग हीट्स, ये सब कुछ होता है। अनलाइक पुअर कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज आर लेस लाइकली टू गेट एनी असिस्टेंस फ्रॉम अदर कंट्रीज। दूसरा है, वेल्दियर कंट्रीज जनरली हैव ग्रेटर रिसोर्सेज एंड आर बेटर इक्विप्ड विद टेक्नोलॉजीज टू मिटिगेट द इंपैक्ट ऑफ हीट वेव्स। यहाँ पर अगर आप इस पार्ट को पढ़ो जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया कि कूलिंग सेंटर्स होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है, तो जो वेल्दी कंट्रीज है, देखो मैनी डेवलपिंग कंट्रीज स्ट्रगल करती है, बेसिक सर्विसेज उनके पास नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज कैसे अलग है कि वहां पर आपको बेटर इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं, टेक्नोलॉजीज मिल जाती हैं हीट वेव्स से लड़ने के लिए। तो आपका जो सही आंसर है वो 33 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स एज पर द डेटा गिवन इन द पैसेज। द वल्नरेबिलिटी ड्यू टू हीट वेव्स कैन बी ईज्ड थ्रू द अवेलेबिलिटी ऑफ कूलिंग टेक्नोलॉजीज एंड पावर टू सस्टेन इट। बिल्कुल ट्रू है, ये तो ऐसा ही तो लिखा हुआ है आपके पैराग्राफ में। तो अगर इस ऑप्शन को देखोगे तो ये वाला ऑप्शन तो आपका ट्रू हो गया। डेवलपिंग कंट्रीज आर फेसिंग हार्ड टाइम्स टू एड देयर पॉपुलेशन विद कूलिंग मेजर्स। डेवलपिंग की कंट्रीज जो है वो हार्ड टाइम्स, हाँ डेवलपिंग कंट्रीज का बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ था कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना वो मुश्किल से टेक्नोलॉजी दे पाती हैं, तो ये वाला भी ट्रू हो गया आपका।
पुअर कंट्रीज आर ऑलमोस्ट 20 years बिहाइंड द वेल्दीएस्ट कंट्रीज इन टैकलिंग द हीट वेव्स। अब अगर इस वाले पार्ट को देखो तो यहाँ पर डेटा आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, देखो वहां पे 20 years लिखा हुआ है ना, आप देखो क्या आपको 20 years डेटा लिखा हुआ दिख रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे 15 years लिखा है। देखो इट इज एस्टिमेटेड दैट द पुअरेस्ट क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड लैग्स द वेल्दीएस्ट इन अडैप्टिंग द राइजिंग टेम्परेचर बाय अबाउट 15%। तो बस यहीं पर रुक जाओ आप। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा हो गया आपका? जो सी स्टेटमेंट है दैट इज द फॉल्स वन, क्योंकि अगर आप देखें तो आपने वहां पर 15 years दिया हुआ था और यहाँ पर 20 years है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ो भी मत, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलो। 35, व्हाई डू हीट रिलेटेड डेथ्स नॉट गेट द रिक्वायर्ड अटेंशन? अटेंशन क्यों नहीं मिलती? लू की वजह से जो डेथ हो जाती है उनको अटेंशन क्यों नहीं मिलता? बिकॉज ऑफ लो अवेयरनेस, सॉरी, बिकॉज ऑफ लो अवेयरनेस people cannot figure out the symptoms of heat related diseases, because of poor management of death records, as countries do not want to unveil their heat related death toll, as heat related deaths are so prevalent it is impossible to keep a track। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर जो सही आंसर है वो अगर आप पैराग्राफ को पढ़ते हो तो पुअर मैनेजमेंट ऑफ डेथ रिकॉर्ड्स, डेथ रिकॉर्ड्स का पुअर मैनेजमेंट होता है, इसलिए ये पता ही नहीं पड़ता कि हीट वेव्स के कारण इन लोगों की डेथ हुई है। क्योंकि हीट वेव से जब अटैक होता है ना तो लोगों में डिहाइड्रेशन होता है, दूसरी चीजें भी होती हैं, तो वो ये नहीं एग्जैक्टली में रिकॉर्ड हमें आ पाता है कि उनकी वजह से हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन फिट इन द गिवन ब्लैंक? एफर्मेटिव, इनेबिलिटीज, अवेलेबिलिटी, इनइक्विटीज, इंसर्जेंसीज, है ना। सारे वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं आपको ब्लैंक पर लेकर जा रही हूँ, हम लोग देखते हैं कौन सा आपका सही वर्ड होगा। देखो ये रहा, क्या बोला जा रहा है? द एक्चुअल लैग विल वेरी बिकॉज ऑफ वेल्थ डैश, बट दैट एस्टिमेट प्रोवाइड्स ए ब्रॉड पिक्चर ऑफ द राइजिंग रिस्क। अब देखो फिर से हम ऑप्शंस पर जाते हैं। बिकॉज ऑफ वेल्थ लिखा हुआ था, है ना। एक्चुअल लैग विल वेरी बिकॉज ऑफ वेल्थ एफर्मेटिव, वेल्थ इनेबिलिटीज, वेल्थ अवेलेबिलिटी, या फिर वेल्थ इनइक्विटीज, या फिर वेल्थ इंसर्जेंसीज। अगर आप देखो तो उसी पैराग्राफ में दो चीजों में कंपेयर किया था, डेवलपिंग कंट्रीज कैसे वेल्थ लगाती हैं और डेवलप्ड कंट्रीज कैसे वेल्थ लगाती हैं। तो इनइक्विटी विल बी द करेक्ट आंसर। वेल्थ इनइक्विटीज आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डी ऑप्शन 36 का करेक्ट है। आई होप आपके सभी क्वेश्चंस यहाँ पर सही थे इतने तो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द एंटोनिम ऑफ इंटेंस एज हाइलाइटेड इन द गिवन पैसेज? अब अगर वैसे भी आप इंटेंस का देखो तो इंटेंस का मतलब होता है बहुत ही भीषण, और उसका अगर आप एंटोनिम देखोगे तो आपको डायरेक्टली मिल रहा है, विग्रस तो होगा नहीं, वो भी भीषण हो जाता है, वॉयलेंट भी हिंसक हो जाता है, माइल्ड सही होगा। टर्बुलेंट का मतलब ही क्या होता है? बहुत ग्रेट डिस्टर्बेंस के साथ में, जैसे टर्बुलेंट स्टॉर्म वगैरह आता है। तो एक ही सही है जो कि है माइल्ड। ऑप्शन सही थे, करेक्ट, इजी थे, तो इसलिए हमने यहीं से कर लिया। दो ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होते तो हम फिर से जाके पढ़ते पैराग्राफ को। आई डोंट थिंक अभी रिक्वायर्ड है पैराग्राफ को फिर से जाके पढ़ना। तो बस ये 37 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर मैं रुक रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द सिनोनिम ऑफ एस्केलेटिंग एज हाइलाइटेड इन द गिवन पैसेज? एस्केलेटिंग का सिनोनिम बताना है। अब एस्केलेटिंग का मतलब क्या होता है पता है? बढ़ना। अब बढ़ने का अगर आप एक वर्ड देख लो तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, सोरिंग। बर्ड्स जो हाई जाती है ना स्काई में, उनके लिए एक वर्ड यूज होता है, बर्ड्स आर सोरिंग हाई इन द स्काई। ओहो, बर्ड्स आर सोरिंग हाई इन द स्काई। सॉरी, पता नहीं क्या हो गया। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एस्केलेटिंग का सही आंसर है आपका सोरिंग। चलो आई होप ये आपका क्लियर हुआ। अब हम चल रहे हैं हमारे 39th क्वेश्चन पर। क्या करना है 39th क्वेश्चन में? इन द क्वेश्चन बिलो 4 वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड। 4 वर्ड्स आपको बोल्ड में दिए हैं, आपको इंटरचेंज करके देखना है। आप देखो, पढ़ के देखो। इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैव मेकिंग, हैव के बाद में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आना चाहिए। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म केवल यहाँ दिख रहा है, मतलब ए बी आपके इंटरचेंज होंगे, ये आंसर हो जाएगा। एक बार पढ़ के भी देख लो। इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैव सरपास्ड द 3-year 5G नेटवर्क रोल आउट टारगेट एंड आर नाउ मेकिंग एफर्ट्स टू एनहांस एडॉप्शन ऑफ 5G एप्लीकेशंस अक्रॉस वेरियस की सेगमेंट्स, है ना। बिल्कुल सही बना हमारा। तो हमारा 39th का कौन सा आंसर था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था। चलो अब हम 40 पर चल लेते हैं। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है? चाइना क्लेम्स ताइवान एज इट्स ओन एक्सपेंडिंग टू बी ब्रॉट अंडर इट्स रैपिडली बाय फोर्स। इट्स ओन टेरिटरी मुझे सही लग रहा है, उसकी खुद की टेरिटरी, मतलब डी यहाँ पर ऊपर होना चाहिए। डी ए तो आपका इंटरचेंज होगा ही होगा, तो डी ए आपको यहीं पर दिख रहा है। अब देखो, आप करके देखो। चाइना क्लेम्स ताइवान एज इट्स ओन टेरिटरी टू बी ब्रॉट अंडर
control, under its control by force if necessary and has been rapidly expanding. बिल्कुल सही, डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। ए डी और बी सी जो है वो आपस में इंटरचेंज होंगे तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा, है ना। चलो 41 को देख लो। पाकिस्तान रिसेंटली launched its first ever digital population and housing census, सही है, to help future planning and efficient utilization of resources। सही लग रहा है। तो 41 में तो आपका कुछ भी इंटरचेंज की जरूरत ही नहीं है, तो 41 का क्या सही आंसर हो जाएगा बेटा, नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ई, है ना। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है आपका, नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड। आगे पढ़ो। ए डैश अनोनिमिटी डिसएडवांटेज, मेजर डिसएडवांटेज होता है, अनोनिमिटी डिसएडवांटेज नहीं होगा। अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन अनोनिमिटी, अनोनिमिटी का मतलब अनजान बन के कहीं पर कमेंट करना, किसी और आईडी से किसी और नाम से कमेंट करना, तो ये अनोनिमिटी कहलाती है ना। तो अब मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन अनोनिमिटी, ए बी आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ए बी आपको यहीं पर लिखा हुआ दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा, तो बस ये आपका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ के भी देख लो। अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन अनोनिमिटी इज दैट पीपल कैन से व्हाटएवर they like in complete anonymity. Just a minute. Just a minute. A और C, A और C नहीं हो रहा है, A और B हो रहा था ना। नहीं, A और D हो रहा था, सॉरी मैंने आंसर गलत कर दिया। A और D हो रहा था आपका पहला, तो A और D हो रहा था। तो अब मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन अनोनिमिटी, तो AD हो रहा है। जस्ट अ मिनट, यहां पर आप डी ऑप्शन लगा रहे हो और यहां पर आप ए ऑप्शन लगा रहे हो, ठीक है। अनोनिमिटी इज दैट पीपल कैन ऑफन से व्हाटएवर, सी इंटरचेंज नहीं हो रहा है, दे लाइक इन कंप्लीट। अच्छा, अनोनिमिटी यहां पर आना चाहिए, तो डी ए हो रहा है, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई मुझसे, यहां पर अनोनिमिटी नहीं आएगा, डिस्कोर्स सही है वहां पर, है ना। A major disadvantage of online discourse is that people can often say whatever they like in complete anonymity. यहाँ पर anonymity ही ज्यादा सही है, मतलब A D is the correct answer। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, जो फोर्थ ऑप्शन है that is the correct one। तो 42 का D ऑप्शन सही है। I hope this is clear, है ना। In early times clan elders would orally, clan elders मतलब परिवार के वंश के जो elders थे, would orally pass down the families क्रॉनिकल टू इंश्योर, ये होना चाहिए, टू के साथ में वह फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो क्रॉनिकल टू इंश्योर, फैमिलीज क्रॉनिकल बिल्कुल सही लग रहा है। फैमिलीज क्रॉनिकल मतलब इसके पापा ये, उसके पापा ये, उसके पापा ये, उसके पापा ये, तो ये पापा के बच्चे, पापा बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, ये क्रॉनिकल कहलाता है ना ऑर्डर। तो बी और सी जो है इसको इंटरचेंज कर रहे हो आप, है ना, वुड नेवर बी फॉरगॉटन। तो 43 का करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप दिस इज क्लियर। चलो बड़े आसान से क्वेश्चन से 44 देख लेते हैं, क्या बताना है, एरर बताना है 44 में, ठीक है भाई। दो नेगोशिएटिंग अ फेयर डील बिटवीन द टू कंपनीज वाज ए चैलेंजिंग प्रोसेस एंड दे इवेंचुअली रीच्ड एन एग्रीमेंट दैट सैटिस्फाइड बोथ। Though negotiating a fair deal between the two companies was a challenging process. Between the two, दो के साथ में आप कॉम्बिनेशन किसका लगाते हो, येट का लगाते हो या फिर कुछ भी नहीं लगाते, मतलब यहाँ पर एंड तो नहीं आना चाहिए था, मतलब जो एरर हुआ वो कहाँ पर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो दो के साथ में आपका कॉम्बिनेशन या तो येट का बनता है या फिर सिर्फ कॉमा लगा दो, ठीक है, इसको ध्यान रखो। 45 आफ्टर अटेंडिंग द वर्कशॉप ऑन डिजिटल मार्केटिंग शी लर्न वैल्यूएबल, देखो शी के साथ में अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो तो ऐसा आना चाहिए था, नहीं तो वर्ब सेकंड फॉर्म ज्यादा सही है। शी लर्नड वैल्यूएबल स्ट्रेटेजीज, मतलब 45 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बी में आपका एरर है ना। चलो अब आगे चलते हैं। इट्स हाई टाइम, बहुत अच्छा आपका ये जो है वो टेंस का रूल है। इट इज हाई टाइम के बाद में अगर सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है बेटा, तो भी एड्रेस जो होना चाहिए था। इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, कभी भी उसके बाद में अगर सब्जेक्ट है आई वी यू दे कुछ भी, तो उसके ठीक बाद में वर्ब सेकंड फॉर्म हमेशा लगाओगे। इट इज हाई टाइम, अब काफी समय हो गया है, बीत गया है, और जब भी सेंस में बोल रहे होते हो तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हो, इसीलिए आपका ए वाला जो पार्ट है इसमें एरर होगा। 47 देखो, इस constant tardiness was no longer an excuse to his lack of responsibility in meeting project deadlines। 47 का अगर देखो,
His constant tardiness was no longer an excuse. An excuse, excuse के साथ में आपको to नहीं लगाना है, excuse के साथ में for लगा सकते हो. एक्सक्यूज फॉर, और किस चीज के लिए एक्सक्यूज नहीं हो सकता, उसकी प्रोजेक्ट डेडलाइन को डिले करने के लिए नहीं हो सकता, तो वहां पे फॉर ज्यादा करेक्ट है ना. तो बी ऑप्शन जो है दैट इज द एरर हियर 47 का. चलो 48 देख लेते हैं. आपको क्या करना है इसमें, अच्छा सही सीक्वेंस में जमाना है. सेंटेंस रीअरेंजमेंट का आपका क्वेश्चन आया है ये. चलो सेंटेंस रीअरेंजमेंट करते हैं भैया 47 का हम लोग. ठीक है, इट से तो सेंटेंस शुरू होगा नहीं, है ना. सम प्लेसेस से सेंटेंस शुरू हो नहीं सकता, फॉर देम से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, फॉर अदर्स से भी नहीं हो सकता. टुडे से सेंटेंस शुरू करो. तो टुडेज ग्लोबल इनइक्वालिटी इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ 2 centuries ऑफ अनइक्वल प्रोग्रेस. तो पहला जो है वो क्या हो जाएगा आपका डी ऑफ अनइक्वल प्रोग्रेस, है ना. टुडेज ग्लोबल इनइक्वालिटी इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ 2 centuries ऑफ अनइक्वल प्रोग्रेस. जो आज का ग्लोबल इनइक्वालिटी है वो कॉन्सिक्वेंस है 2 centuries की अनइक्वल प्रोग्रेस का. प्लेसेस की तो कोई बात नहीं है, फॉर अदर्स की भी बात नहीं है. मतलब इट स्ट्राइक्स मैनी पीपल एज अनफेयर दैट सम पीपल आर एबल टू एंजॉय हेल्दी वेल्दी हैप्पी लाइफ व्हाइल अदर्स कंटिन्यू टू लिव इन इल हेल्थ एंड पॉवर्टी. तो डी के बाद में तो क्या आ जाना चाहिए आपका, ए आ जाना चाहिए, है ना. अब आप देखो इट स्ट्राइक्स सम पीपल. फिर देखो सम पीपल. अच्छा सम पीपल के बाद में आपका आएगा फॉर अदर्स. फॉर अदर्स इट इज द इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी. द अपॉर्चुनिटी मतलब आपको लग रहा है ए के ठीक बाद में तो क्या होना चाहिए आपका ई होना चाहिए. टू अचीव गुड आउटकम्स दैट इज अनफेयर एंड नॉट द आउटकम्स देमसेल्व्स. For them, it is the inequality in the outcomes of people's lives that matters. ठीक है, उसके बाद में ये आउटकम्स वाला सी ऑप्शन लगा दोगे आप. Some places have seen dramatic improvements while others have not. ठीक है, अब प्लेसेस की तो बात नहीं हो रही थी, अब फिर से मुझे रीअरेंज करके देखना पड़ेगा ये मेरा सही सीक्वेंस तो नहीं है. हाँ मुझे ये समझ में आ गया कि ए के बाद में ई आएगा, बी कहीं और पे फिट होना चाहिए. तो बी कहाँ हम लोग करें फिट. डी को देखो, टुडेज ग्लोबल इनइक्वालिटी इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ 2 centuries ऑफ अनइक्वल प्रोग्रेस. सम प्लेसेस, हाँ ये वाला हो सकता है. यहाँ पे कुछ प्लेसेस ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट देखा, अदर्स ने नहीं देखा. तो डी के बाद में बी होगा, फिर ए ई सी आप लगाओगे, है ना. पढ़ के एक बार देख लेते हैं. टुडेज ग्लोबल इनइक्वालिटी इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ 2 centuries of unequal progress. Some places have seen dramatic improvements while others have not. It strikes many people as unfair that some people are able to enjoy healthy, wealthy, happy lives while others continue to live in ill health and poverty. Others ठीक है, इसके बाद में मुझे ई नहीं लग रहा अभी. पता है सी को देखो. For them it is the inequality in the outcomes of people lives that matters. फॉर अदर्स इट इज ओके. सी के बाद में ई आना चाहिए, ये भी मैंने गलत कर दिया. यहाँ पे सी के बाद में ई आएगा. मतलब ओवरऑल में बताऊं तो डी बी ए सी ई जो है ये करेक्ट सीक्वेंस होगा, ये गलत था, है ना. तो इस तरीके से आपको भी एग्जाम में हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा, एक बार जमा के देखना पड़ता है ना. डी बी ए सी ई. अब देखो 48 का जो सही आंसर है वो कौन सा है. थर्ड सेंटेंस आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है. 49 का देखा जाए तो फर्स्ट सेंटेंस कौन सा था आपका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है. 50 में अगर आप देखो तो लास्ट सेंटेंस आपसे बोला है और लास्ट सेंटेंस हमने कौन सा जमाया है, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. और अगर आप 51 के साथ में जा रहे हो तो आपसे सेकेंड सेंटेंस पूछा हुआ है और सेकेंड सेंटेंस कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना. 52 क्या है,
फोर्थ सेंटेंस पूछ लिया। तो 52 का जो आपका फोर्थ का आंसर है दैट विल बी सी। हम लोगों ने हिट एंड ट्रायल के बाद में जमाया था, उसको सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो तो 52 तक के आपके क्वेश्चंस हो गए। 53 से 55 में अब आपके मैच द कॉलम के क्वेश्चंस हैं। क्या करना है, मीनिंगफुल और करेक्ट बताना है। ठीक है, कौन सा पेयर बना रहा है, एक एक ही दिया हुआ है तो जल्दी हो जाएगा। द प्राइस ऑफ द डिजाइनर हैंडबैग वाज एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है हद से ज्यादा बड़ा, तो प्राइस बहुत ज्यादा था एंड आई कुडंट अफोर्ड टू बाय इट। बिल्कुल फर्स्ट के साथ में आपका फोर्थ का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो बस फर्स्ट के साथ में फोर्थ का बना दो। वॉज अफोर्डेबल, तो ये तो कुछ भी नहीं बोलोगे। द बिलियनर्स हाउस वॉज सो एक्स्ट्रावेजेंट, मिसिंग आइकर ये भी नहीं होगा, मतलब फर्स्ट का 4। 53 का कौन सा आंसर है आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है ना। 54 के पास में चलते हैं। 54 क्या बोल रहा है, 54 में देखिए भाई, violent storms ripped through the area, ripped through the area life she has lived as a gypsy, बिल्कुल नहीं। line through the area line where the water met the sand, violent storms ripped through the area line where the water met the sand। हो सकता है, मान के चलते 1C होगा, लेकिन violent storms की बात नहीं करोगे, ये नहीं लग रहा है ना। A president must form a political engine out, political engine outline where the water met the sand, ये भी नहीं हुआ। सेकंड, she stood on the verge of the lake at the line where verge of the lake at the line where the water met the sand। 3 के साथ में 6 का आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब 54 का सही आंसर कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, है ना। 54 का ई ऑप्शन सही है। चलो 55 देख लो भाई, 55 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। Although he wasn't a professional cyclist, the man thoroughly enjoyed riding bicycles। 1 के साथ में आपका 5 का बिल्कुल कॉम्बिनेशन बन सकता है। The mechanics tried to align the front end, नहीं होगा। 2 के साथ में कोई नहीं। My father will never escape a dentist appointment, बिल्कुल नहीं। तो 1 के साथ में 5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है और वो आपको दिया भी है, तो 55 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये 56 से है आपका, है ना। ये नंबरिंग गलत हो गई है, मैंने सोचा ये क्या हो गया भाई। चलो क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस आए हैं, है ना। एक बार स्पीड में पढ़ लेते हैं हम, तो हमको जमाने में आसानी रहेगी। टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड स्ट्रेस क्या हैज बिकम एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ व्हाइल सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज डैश फॉर मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। तो कुछ अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो है वो जरूरी होता है। सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज, या तो हेल्पफुल आपका सही आंसर लग रहा है मुझे, कि कुछ अमाउंट में जो आपका स्ट्रेस है वो आपके लिए हेल्पफुल होता है। डिस्पेंसेबल नहीं बोलोगे, मैं लगा के देख रही हूँ यहाँ पे सी, है ना। बाद में एक बार क्रॉस चेक भी करूंगी मैं, तो अभी के लिए मैं यहाँ पर सी ऑप्शन लगा रही हूँ, हेल्पफुल। स्ट्रेस इज हेल्पफुल फॉर मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। क्रोनिक स्ट्रेस कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश स्ट्रेटेजीज टू मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली। तो अब क्या स्ट्रेटेजीज को आप अप्लाई करोगे, है ना। तो 57 का अगर हम सही आंसर देखें, या तो डेवलप भी हो सकता है, अप्लाई भी हो सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप भी लगा सकते हैं, लगा के देख रही हूं मैं, है ना। डेवलप या फिर अप्लाई स्ट्रेटेजीज, अप्लाई स्ट्रेटेजीज। 57 डेवलप स्ट्रेटेजीज या फिर अप्लाई स्ट्रेटेजीज। डेवलप विल बी मोर करेक्ट, है ना। अप्लाई नहीं बोलोगे, डेवलप विल बी मोर करेक्ट। मतलब इसमें मैं सही आंसर कौन सा दे रही हूँ, ऑप्शन नंबर डी। फिर से हम एक बार और देखेंगे। स्ट्रेटेजीज टू मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली, दीज मे इंक्लूड रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस एंड स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। सोशल सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली कैन ऑल्सो हेल्प मैनेज स्ट्रेस लेवल्स। अब इसको तो मैंने बिना पढ़ी बता दिया, तो मैनेज जैसा कुछ वर्ड होगा। अच्छा, मैनेज नहीं है तो डिक्रीज हो जाएगा, मेंटेन तो करोगे नहीं, या तो डिक्रीज करोगे या फिर आप क्या करोगे, कंट्रोल करोगे, है ना। तो डिक्रीज या कंट्रोल में ज्यादा सही क्या हो जाएगा आपका, ए। कंट्रोल ही कर लो, डिक्रीज स्ट्रेस लेवल। ठीक है। 59 का क्या बोल रहे हैं, इनॉक्वस, नेचुरल, बेनिफिशियल, नेसेसरी, इंजूरियस। अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, डिक्रीज कर दिया है। पढ़ के देखूंगी ना मैं लास्ट में,
decrease stress levels. Additionally, maintaining a balanced and nutritious diet, getting adequate sleep and avoiding that substances, harmful substances या फिर addictive substances होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या होगा, injurious, इंजूरियस जो होगा वो, इनॉक्वस जो है ऑपोजिट होता है इंजूरियस का, तो 59 का तो ई हो गया, यहाँ पर इंजूरियस सब्सटेंसेस होना चाहिए था, ठीक है। एंड अवॉइडिंग injurious substances such as alcohol and tobacco can help in managing stress. Seeking professional help from a therapist or counselor may also be dash in some cases. ये beneficial हो सकता है कुछ cases में। तो beneficial का आप देखो कौन सा है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, हाँ 60 है ना लास्ट। मस्ट बी क्रिटिकल, अब वो वहां पे बेनिफिशियल वर्ड है ही नहीं, बेनिफिशियल तो ऊपर में दे दिया उन्होंने। है ना, तो क्रिटिकल ही मेरे को सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिडंडेंट भी नहीं बोलोगे, डेट्रीमेंटल भी नहीं बोलोगे, वो भी हार्मफुल इंजूरियस से रिलेटेड हो जाता है, मतलब क्रिटिकल विल बी द करेक्ट वन। अच्छा ब्लैंक ई, अरे यार बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि ब्लैंक ई, हाँ ठीक है, मे ऑल्सो बी क्रिटिकल इन सम केसेस, पढ़ के देख लेते हैं एक बार, है ना, ठीक है चलो एक बार पढ़ो। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड स्ट्रेस हैज बिकम एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, फिर आगे लिखा हुआ है while some amount of stress is helpful for motivation and productivity, chronic stress can have negative effects on physical and mental health. It is important to develop strategies to manage stress effectively. बिल्कुल सही है। They may include regular exercise, decrease stress levels, बिल्कुल सही है। Additionally, maintaining a balanced injurious substances, बिल्कुल सही है। Seeking professional help from a therapist or counselor may also be critical in some cases. जरूरी को critical बोल देते हो, highly important को critical बोल देते हो। तो 60 तक हो गया हमारा, 61 पर चलते हैं, चलिए। She is known for her dash in solving complex mathematical problems. अब उसको जाना जाता है उसकी इंटेलिजेंस के लिए, उसकी शार्पनेस के लिए, उसकी क्लेवरनेस के लिए। तो शार्पनेस के लिए आपको सही वर्ड यहाँ पे जो दिख रहा है वो है एक्यूसिटी, एक्यूटी। एक्यूटी का मतलब होता है शार्पनेस, बाकी और कुछ भी नहीं। ऑब्लिवियस किसको बोला जाता है, इग्नोरेंट को बोला जाता है। रेकलेस भी इग्नोरेंट को बोलोगे। इंडिफरेंस में इमोशनलेस को बोला जाता है। सही वर्ड है आपका एक्विटी। द कंपनीज न्यू पॉलिसी, तो 61 का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। 62 देखो, द कंपनीज न्यू पॉलिसी इज एम्ड एट रिड्यूसिंग स्ट्रेस। बिल्कुल रिड्यूस और कोई चीज को तो नहीं करोगे, रिड्यूस किसको करोगे, स्ट्रेस को रिड्यूस करोगे। द न्यू रेस्टोरेंट इन टाउन ऑफर्स ए डैश ऑफ क्यूजाइंस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। अब क्या ऑफर करते हैं, ऑफर ए वेराइटी। वेराइटी आना चाहिए था, तो अब वेराइटी के लिए आपका जो सही वर्ड है वो है मिडले। मिडले क्या हो जाता है आपका, वेराइटी हो जाता है। बाकी सब कंफ्यूजन के लिए लिखा हुआ है, ये सारे वर्ड्स कंफ्यूजन के हैं, है ना। 64 द एथलीट हैड टू विथड्रॉ फ्रॉम द रेस ड्यू टू ए डैश इंजरी। देखो ट्राइवियल का मतलब क्या हो जाता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, टाइनी, स्मॉल को ट्राइवियल बोलते हो, तो ये ऑप्शन तो पहले ही चला गया। अब 64 में आपका जो सही आंसर बचा है वो इंपॉर्टेंट इंजरी हो गई, क्रिटिकल इंजरी हो गई, तो आप सिग्निफिकेंट इंजरी कर दोगे। रिडिकुलस भी नहीं बोलोगे, कैजुअल भी नहीं बोलोगे, फ्रिवुलस भी नहीं बोलोगे। फ्रिवुलस का भी मतलब क्या हो जाता है, टाइनी, स्मॉल। द आर्टिस्ट लेटेस्ट ग्रेट मास्टरपीस हैज रिसीव्ड डैश फ्रॉम आर्ट क्रिटिक्स अराउंड द वर्ल्ड। अब उसको क्या मिला होगा, एडमिरेशन मिला होगा, है ना, तो एडमिरेशन इज द करेक्ट आंसर। तो 65 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 66 कहां पर है, जस्ट अ मिनट, 66 ये रहा। ही वॉज सरप्राइज्ड बाय द डैश, जस्ट अ मिनट, शी वॉज सरप्राइज्ड बाय द डैश ऑफ द ओशन एंड द ब्यूटी ऑफ द सनसेट। अच्छा अब ब्यूटी की बात करो, यहाँ पर जो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है वो वाली ब्यूटी, तो अब ऐसी वाली ब्यूटी को बोला जाता है स्प्लेंडर। स्प्लेंडेड से बना है बेटा वर्ड स्प्लेंडर। स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट, मार्वलस, भव्य को बोला जाता है, तो वहीं से आपका स्प्लेंडर भी बना है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका यही है। वोरेसिटी क्या होता है,
वोरेसिटी, वोरेशियस, कहीं ना कहीं क्रूअल को बोला जाता है, तो क्रूअलनेस को हम लोग वोरेसिटी बोलेंगे। कंसाइज आपको पता है, कॉम्प्लिकेंसी भी पता है, कॉम्प्लेक्सिटी को बोल सकते हो, और बेनेवोलेंस परोपकार को बोला जाता है। तो यहाँ पे ब्यूटी के लिए सही कौन सा है आपका? स्प्लेंडर। चलो 67 से 70 लास्ट आपका है। क्या करना है इसमें? सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना है। ठीक है भाई, देखो दैट से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा, तब आपका पहला सेंटेंस कौन सा होना चाहिए? जेंडर इक्वालिटी, नाउन से शुरू करोगे। नाउन से शुरू आपको एक तो ये दिख रहा है कि ये दिख रहा है। अब सी के बाद में क्या आएगा? जेंडर इक्वालिटी इज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट, फंडामेंटल ह्यूमन राइट दैट रिक्वायर्स ऑनगोइंग एफर्ट्स टू चैलेंज एंड डिसमेंटल, हाँ सी के बाद में ए आ जाएगा, इन डिसमेंटल पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स दैट लिमिट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। बिल्कुल ये वाला सही हो गया। ठीक है, आगे चलो, तो आगे लिखा हुआ है द फंडामेंटल फेयरनेस ऑफ अवर इकोनॉमिक सिस्टम। 10 से स्टार्ट हो सकता है, 68 का अगर देखा जाए तो मतलब ए से शुरू हो सकता है, लेकिन ए तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो दूसरा कौन से होगा? द पुअर गेटिंग पुअरर, नहीं, द रिच गेटिंग रिचर एंड द पुअर गेटिंग पुअरर। मतलब पहले डी आ गया फिर सी आ गया, डी के बाद में सी भी नहीं आता, ऑप्शंस में नहीं है। ऐसे ही पढ़ के देखो, हो सकता है ये ऑप्शन हो। द फंडामेंटल फेयरनेस ऑफ अवर इकोनॉमिक सिस्टम income inequality is not just about the poor getting poorer, it is about the rich getting richer and मतलब बी के साथ में तो क्या आना चाहिए? बी के जस्ट बाद में सी आएगा, बी के जस्ट बाद में सी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको लगा के देखो, डी ए बी सी, डी द रिच गेटिंग रिचर एंड द फंडामेंटल फेयरनेस ऑफ अवर इकोनॉमिक सिस्टम, income inequality is not just about the poor getting poorer, it is about the rich getting richer and what is this? ये तो डी है ना, just a minute, the rich getting richer and the fundamental, ठीक है। देखो मैं अगर इसके अलावा ऑप्शंस के अलावा जमाने की कोशिश करती हूँ तो मेरे को लग रहा है कि एंड लिखा हुआ है, तो डी के बाद में क्या आना चाहिए? द रिच गेटिंग रिचर एंड द पुअर गेटिंग पुअरर, डी के बाद में बी आ जाएगा। इट इज अबाउट द फंडामेंटल फेयरनेस ऑफ अवर इकोनॉमिक सिस्टम, इनकम इनइक्वालिटी इज नॉट जस्ट अबाउट, बन ही नहीं रहा है कुछ, कहीं से कहीं तक देख लो। ठीक है, अगर मैं बी को लेके चल रही हूँ तो बी के बाद में फिर मेरा ए आता है। देखो मैं लगाऊं बी, इनकम इनइक्वालिटी इज नॉट जस्ट अबाउट द फंडामेंटल फेयरनेस ऑफ अवर इकोनॉमिक सिस्टम, द पुअर गेटिंग, द रिच गेटिंग रिचर एंड द पुअर, ये भी नहीं बनेगा, बी भी नहीं हो सकता। चलो बीडीसी लगा के देख लेती हूँ मैं, एक एक करके देखती हूँ। चलो मेरे से तो कोई सा भी नहीं बन रहा, डीएसी भी देखती हूँ मैं, डीएसी भी लगाएं। द रिच गेटिंग रिचर एंड the fundamental fairness of our economic system, the poor getting poorer, it is about income inequality is not just about। अब about पे तो सेंटेंस खत्म थोड़ी ना करोगे, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। ए पर आपका सेंटेंस खत्म हो सकता है। बी से शुरू करती हूँ, इनकम इनइक्वालिटी इज नॉट जस्ट अबाउट द रिच गेटिंग रिचर एंड द पुअर गेटिंग पुअरर, इट इज अबाउट द फंडामेंटल फेयरनेस ऑफ अवर इकोनॉमिक सिस्टम। बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत टाइम लग गया, ये सही है, बीडीसीए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो सॉरी, बड़ा बहुत सारा टाइम लग गया, कंफ्यूज हो गई थी मैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, 69 वाला क्वेश्चन देख लो। बी ऑप्शन सही था 68 का, राइट। 69 देखते हैं। दे आर अबाउट क्रिएटिंग ए सोसाइटी वेयर, डे से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, पीपल से ही हो सकता है, या तो इससे होगा या फिर पीपल से होगा, मतलब या तो डी या फिर सी। बी से तो सेंटेंस शुरू हो नहीं सकता, इसको तो हटा देते हैं। ठीक है, अब सी या फिर डी, पहले मैं डी को देख लेती हूँ, एलिमिनेट हो जाएगा, फिर दो ही बचेंगे। पीपल विद डिसेबिलिटीज आर वैल्यूड
आर वैल्यूड, ये हो गया डी। डिसेबिलिटी राइट्स आर नॉट जस्ट अबाउट अकोमोडेशन, आर वैल्यूड के बाद में कॉमा लगा देते हैं तो ये आ सकता है। दे आर अबाउट क्रिएटिंग अ सोसाइटी वेयर एंड इंक्लूडेड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। अब इन दोनों में से कोई सा आंसर है, सी को देखो। डिसेबिलिटी राइट्स आर नॉट जस्ट अबाउट अकोमोडेशन, दे आर अबाउट क्रिएटिंग अ सोसाइटी वेयर पीपल विद डिसेबिलिटीज आर वैल्यूड एंड इंक्लूडेड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बिल्कुल ए जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। तो 69 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। 70 क्वेश्चन देख लो आप। 70 को अगर आप देखोगे तो लिखा है इट इज अ सोशल इश्यू, एनिमल वेलफेयर, ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। मतलब बी से भी स्टार्ट हो सकता है और डी से भी स्टार्ट हो सकता है। बी या फिर डी से स्टार्ट होगा, वी एक्नॉलेज एंड एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ, सी से तो स्टार्ट नहीं होगा, है ना। अब मैं बी लगा के देखती हूँ, ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन अदर लिविंग बींग्स, इट इज अ सोशल इश्यू दैट डिमांड्स, नहीं, ह्यूमन एक्टिविटी सोशल इश्यू नहीं है, तो बी के बाद में ए नहीं आएगा। डी लगाओ, animal welfare is not just a matter of individual kindness, डी के बाद में ये आना चाहिए, ये वाला, इट इज अ सोशल इश्यू दैट डिमांड्स डीएसी भी तो नहीं है, चलो डीबीसीए लगा देते। एनिमल वेलफेयर इज नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअल काइंडनेस, वी एक्नॉलेज एंड एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ, हाँ ये सही है, वी एक्नॉलेज एंड, सॉरी बी होना चाहिए था ना, ये तो एक तो समझ नहीं आता, जब ऐसे लिखे तो इतने बड़े बोर्ड पे लिखे तो ना बड़ी समस्या आती है, तो हैंड में होता है ना तो हम लोग टिक कर लेते हैं। एनिमल वेलफेयर इज नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअल काइंडनेस, ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन अदर लिविंग बींग्स, वी एक्नॉलेज एंड एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ, इट इज ए, कहाँ से डीबीसीए, नॉट डीबीसीए, ये तो है ही नहीं। डीएससीबी को फाइनली एक बार और देख लेती हूँ मैं, अदरवाइज फिर से सब कुछ करके देखना पड़ेगा। एनिमल वेलफेयर इज नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअल काइंडनेस, डी हो गया। इट इज ए सोशल इश्यू दैट डिमांड्स, इट इज ए सोशल इश्यू दैट डिमांड्स, ये डी के बाद में मैं लगाती हूँ, देखो डी आया, इट इज ए सोशल इश्यू दैट डिमांड्स ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन अदर लिविंग बींग्स, वी एक्नॉलेज एंड एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ, दैट डिमांड्स वी एक्नॉलेज, मतलब दैट डिमांड्स के बाद में आना चाहिए था वी, ये सी आना चाहिए था, DAC, दैट डिमांड्स वी एक्नॉलेज एंड एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। DACB इज द करेक्ट वन, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, DACB जो है दैट इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ तक इंग्लिश वाले सॉल्व। आई होप आपको समझ में आया, आखिरी में थोड़ी सी समस्या हुई, लेकिन आई होप मैं समझाने में कामयाब हो पाई हूँ, है ना। तो इसको एक बार आप कवर कर लीजिए बहुत अच्छे से, कोई डाउट्स होते हैं तो आप कल की लाइव क्लास में भी मुझसे पूछ सकते हो। जाने के पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, 27 अगस्त मतलब कल मंडे के दिन आपका अंकुर सर बहुत ही बेहतरीन एक सेशन लेने वाले हैं, जिसमें मैथ्स के लिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे आपके SBI PO के अपकमिंग एग्जाम के लिए। सेशन को बिल्कुल मत छोड़िएगा, सेशन को जरूर लीजिएगा। मिलते हूँ कल के सेशन में शाम को 4 बजे। थैंक यू सो मच।